भीगते जा रहे थे। शुमाइला दुखी दिल के साथ शमरेज को देख रही थी, जिसकी दुनिया उसके लिए जैसे खत्म होकर रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी एक गलती उसके साथ उसके इकलौते भाई की दुनिया भी उजाड़ कर रख देगी। उसके दिल में पछतावा आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ने लगा था और शमरेज की हालत तो उसका दिल चीर रही थी। तुम सानिया से मोहब्बत करते थे शमरेज, तुमने मुझे कभी नहीं बताया, वो अफसोर्दगी से कह रही थी। शमरेज की आंखें छत को घूर रही थी। इस बात पर पलकों में जुम्बश पैदा हुई। करता था नहीं शुमाइला, करता हूँ। ना जाने कब और कैसे 45, मगर वो मेरे दिल में उतर गई। वो मेरी रूह में शामिल हो चुकी है। शुमाइला तुम वो तेजी से उठ बैठा और शुमाइला के घुटनों पर रखे हाथ थाम कर जमीन पर पंजों के बल बैठ गया। अम्मी बाबा को राजी करो, मेरी खातिर शुमाइला, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मुझसे बात नहीं करती, मुझसे नाराज है। मैंने जल्दबाजी और गुस्से में उसे, वो बोलते बोलते खामोश हो गया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। शुमाइला ने उसका चेहरा ऊपर किया। बताओ शमरेज, क्या तुमने? मैंने उसे कहा सिमी झूठ बोल रही है। जिस तरह मेरी मोहब्बत का तुमने अपनी बहन को नहीं बताया, इसी तरह उसने भी तुम्हें नहीं बताया होगा। फिर शुमाइला के हलक में कुछ अटका। उसने सिमी को बताया हुआ था यही सवाल। उसने मुझसे कहा कि क्या मैंने भी तुम्हें उसके बारे में बताया है जो तुम मुझे अपने दिल की बात बताती। शमरेज ने एकदम नजरें उठाकर उसे देखा था और शुमाइला भौंचा कर रह गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा रसीद कर दिया हो। शमरेज, उसके लबों से यही निकल सका था। दिल डूब गया था। उसे लगता है मैं जिंदगी भर उसकी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। वो मुझसे बात नहीं करती, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि जो शख्स उसके लिए अजीज से दो चार है, वो उससे कितना अजीज रखता होगा। उसकी आंखें भर रही थी, चेहरा गुलाबी पड़ रहा था। शुमाइला का दिल कोई मुट्ठी में जकड़ कर जोर से मीच रहा था। शमरेज, मेरी जान, तुम मुझे, बाबा जान, हम सबको तकलीफ दे रहे हो। तुम हम सब के लिए बहुत कीमती हो, इस हवेली के वारिस। प्लीज ऐसा मत करो। उसका दिल कह रहा था काश उसके पास कोई ऐसा जादू होता जिससे उसके भाई का दिल तंदुरुस्त हो जाता, सानिया को उसके दिल से खुर्च कर मिटा देता। जब दिल ही सलामत ना हो तो मैं इस पत्थरों की हवेली का क्या करूंगा? तुम लोग मेरी कैफियत नहीं समझ रहे। मुझे सिर्फ उसी को देखकर जिंदगी का एहसास होता है। मेरी जिंदगी उसके साथ जुड़ी है। उसने नाराजी से शुमाइला के हाथ छोड़ दिए थे। वो लड़की उसके लिए इतनी अहम हो गई थी। वो इन सब को छोड़ने पर आमादा नजर आ रहा था। लेकिन ये किस तरह मुमकिन है? वो किसी और की बीवी है शमरेज। शुमाइला सख्ती से चीखना चाहती थी। उसका एहसास जुर्म उसका गला घोंट रहा था। वो अपने भाई की मोहब्बत छीनने की जिम्मेदार थी। मैं उसका इंतजार करूंगा, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा। वो मेरी जिंदगी में वापस जरूर आएगी। मगर शमरेज, तुम मेरे जज्बात नहीं समझ सकती। वो जख्मी सा मुस्कुराया। तुम नहीं समझोगी कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी बात सच साबित करके दिखाऊंगा। शमरेज पूरे यकीन से कहता हुआ उसके सामने से उठ गया था। शुमाइला बेयकीनी से उसे देखती रही। वो उसके एहसासात समझ सकती थी, एक वही तो समझ सकती थी। कमरे में घुटन का एहसास इतना भर गया था कि बेख्तियार खांसते हुए वो छाती मसलती गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। दिमाग वजन की शिद्दत से फटने को तैयार था। उस दिन उतरने वाली सुबह का उजाला नई नवेली दुल्हन के लबों पर खिलने वाले तबस्सुम के जैसा गुलाबी था। आज जैसे हर चीज बदली बदली महसूस हो रही थी। बहुत आम सी चीजें भी दिलकश लग रही थी। सीमी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, कई लम्हों से अपनी सूरत तकती हुई। ये उसका अपना चेहरा था, हजारों बार देखा हुआ। फिर भी आज उसे इस चेहरे पर ऐसी चमक नजर आ रही थी जिससे उसे अपना आप बेहद हसीन लग रहा था। न जाने ये रफाकत के कितनी इकसाम के फूल थे जो उसके गालों पर खिलकर गलाल बखेर रहे थे। अपने गीले बालों में ब्रश करते हुए उसने मिरर से बेड पर सोए खिजर पर एक नजर डाली। नींद में उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। यह मोहब्बतों से माला माल शख्स उसकी किस्मत था। वो अपनी जिंदगी में इस चीज के लिए तरसती थी, इन मोहब्बतों के लिए जो वो चाहती थी कि उसके गिर्द मर्द अपनी औरतों से
करे, जिसके बगैर उसके माँ बाप की जिंदगी बीत गई थी और जिसके बगैर उसे अपनी जिंदगी भी वैसी लगती। खिजर के लहजे में उसके लिए कितनी अपनायत थी, उसके अंदर सिमी के लिए बेपनाह इज्जत और अपनी मोहब्बत पर गहरा यकीन। वो उसकी जिंदगी का पहला मुकम्मल मर्द था जो अपने वालिदैन से लेकर अपने जीवन साथी तक का फख्र हो सकता था। उस एक रात में उसने सिमी को अपने होने का यकीन दिला दिया था, अपने वजूद का यकीन कि वो सिमी के लिए क्या कर सकता है और सिमी उसकी जिंदगी में क्या दर्जा रखती है। सिमी को सब कुछ ख्वाब ख्वाब सा लग रहा था। अल्लाह ताला ने उसे उस शख्स का साथ दे दिया था जिसके हाथ में सिमी का हाथ होता तो पूरी दुनिया उसके कदमों तले आ जाती और जमीन गुलाब की पंखड़ियों सी मुलायम पैरों को सहलाती हुई मदहोश करती। उसने आज पहली बार पूरी चाहत से खिजर का खरीदा गया ड्रेस जेब तन किया था। सफेद लिबास का हम रंग दुपट्टा जिसके बॉर्डर पर सुर्ख रंग की पट्टी थी उसके कंधे से नीचे तक फैला हुआ था और वो किसी मलका की तरह बैठी थी। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक शरीर सी मुस्कान के साथ लिपस्टिक उठा ली थी। मुस्कान में ढले लब हल्के रंगों में रंग कर और भी खूबसूरत दिखने लगे थे। खिजर आंखें मलता हुआ उठकर नीम दराज हुआ तो उसकी मुख्तसर सी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। कंधों से फिसलता दुपट्टा संभालती वो उठी। अच्छा हुआ आपकी नींद पूरी हो गई, वरना मैं जगाने वाली थी, वो कहती हुई सामने आई थी। एक्सक्यूज मी। खिजर फौरन सीधा होकर फिर उंगली होंठों पर रखी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो तहय्युर से पूछ रहा था। सिमी ठटकी। मैं? प्लीज जाएं यहाँ से, मेरी वाइफ ने देख लिया तो सख्त एक्शन लेंगी। खिजर, उसकी भुएं इकट्ठी हुई। अरे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। खिजर ने सर पर हाथ मारा। शट अप खिजर, सिमी के ड्रामे पर जब्त का घूंट भरते हुए बोली थी। खिजर का जानदार कहका बरामद हुआ। अच्छा ये तुम हो? रियली मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। यू लुकिंग सो गॉर्जियस। वो बाकी मांदा हंसी लबों में दबाए तारीफ कर रहा था। हंसी से उसके गाल फूले हुए थे। तुमसे बड़ा ड्रामेबाज और कोई नहीं हो सकता। तुम हुक्म करो तो मैं इस अदाकारी पर ऑस्कर पेश करूं। वो अब जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ चबा चबा कर पूछ रही थी। खिजर ने फिर से हंसते हंसते मुंह पर तकिया रखा। मेरे लिए कोई फिल्म लिखो ना, ऑस्कर जरूर मिल जाएगा मुझे। वो पुर यकीन था। सिमी ने किया। फिल्म अगर मैंने लिखी तो ऑस्कर तुम्हें जीतने दूंगी? सीरियसली? वो लड़ने के मूड में लग रही थी। खिजर ने बुरा सा मुंह बनाकर देखा। यकीनन नहीं। सिमी को घूरा। जेलस लोग। अब आप लड़ते ही रहेंगे या बिस्तर से नीचे तशरीफ लाएंगे? अम्मा जान यही हैं, नाश्ता उनके साथ करें। वैसे एक बात तो बताओ, तुम बड़ी चालाकी से एक अच्छी बहू बनने के सारे काम कर रही हो ताकि अम्मा जान के दिल में घर बना लो। इरादे क्या हैं तुम्हारे? खिजर ने भूमि उचकाकर उसकी खबर ली। सिमी को दिल में खूब हंसी आई मगर वो शातराना अंदाज में बोली, आपके दुश्मनों का कोई बिग बॉस हो और उनका आपकी तरफ झुकाव भी हो तो हाथ मिलाने में देर नहीं करनी चाहिए। वो हाथ मसलते मसलते छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई थी। खिजर का मुंह खुल गया। कितनी खतरनाक हो तुम, मगर याद रखना मेरे और मेरे बिग बॉस के दरमियान की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स, एक मुजाहरा तो हम दोनों ने कल ही देख लिया। सिमी ने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। खिजर जल कर रह गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खिजर ने तिल मिलाकर कहा। जैसे आपका हुक्म। सीने पर हाथ रखकर वही मासूमियत। उफ, तिलमलाहट। तुम कभी आप और कभी तुम पर क्यों आ जाती हो? क्या एक पटरी पर नहीं चल सकती? खुफत मिटाने को डांटने लगा। सिमी कौन सा रोब में आने वाली थी, मुतासर हुए बगैर बोली। जब आप अच्छे बन जाते हैं तो आपको इज्जत से मुखातिब किया जाता है। मुकाबले पर उतरेंगे तो इसी तरह बात की जाएगी ना। सिमी बहुत मेहरबान हो गई। ये क्या स्कीम है? वो जिद्दी बच्चे की तरह बोला। यही स्कीम है, उसने दो टोक अंदाज में कहा। रात बहुत बड़े दावे कर रहे थे तो वो निभाने का वक्त शुरू हो चुका है। वो आगे आकर चादर तय करते हुए बेडशीट ठीक करने लगी। चलो फटाफट उठ जाओ, तुम्हारी बहुत सारी आदतें ठीक करने वाली हैं, वो हम नाश्ते के बाद डिस्कस करते हैं। वो पूरे एतमाद के साथ कह रही थी। खिजर को शौक लगा। मसलन? आंखें फाड़ कर पूछा। आंख खुलने के बाद देर तक किसलमंदी से बिस्तर पर दराज रहना। देखो तुम,
बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही हो। खिजर ने फौरन बिस्तर छोड़ते हुए नाराजगी के आलम में कहा, वही बेहतर था कि तुम चुपचाप रहती और अपने काम से काम रखती। मसनूई खुफी से कहकर वो फौरन वॉशरूम में गायब हो गया। पीछे सीमी दिल खोलकर हंसती रही थी। खिजर की शख्सियत की तरह उसकी बातें भी दिलचस्प थी। सीमी को ये नोक झोंक बहुत पुरलुत्फ लग रही थी। खिजर शावर लेने के बाद फ्रेश सा होकर जब सीमी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार था, तब उसने हल्का सा गला खनकार कर उसे मुखातिब किया था। अम्मा जान खफा हैं, मुझे उनका सामना करने से हिचकिचाहट हो रही है। सीमी ने नजर भर कर उसे देखा। वो वाकई फिक्रमंद नजर आ रहा था। सीमी को उस पर प्यार आ गया। मैं हूं ना तुम्हारे बिग बॉस की फेवरेट। सीमी ने कंधे झाड़ते हुए हंसकर उसे तसल्ली दी थी। खिजर ने इस उंगली से उसके बाल उड़ाए। चलो मेरे वंडरलैंड की एलिस। दोनों एक दूसरे से सरगोशी करते, दबी दबी हंसी छुपाते, आगे पीछे सीढ़ियां उतरते, नक सक से तैयार जब चल रहे थे तो डाइनिंग टेबल पर मौजूद घर के अफराद की उठती निगाहों में खुशगवार हैरत समो गई थी। सिमी की नजर सामने पड़ी तो मुस्कुराहट रोककर वो दुपट्टा सर पर लेने लगी थी। इन दोनों का इत्तेफाक देखते हुए लग रहा था जैसे इस खूबसूरत रिश्ते में मौजूद बदसूरत गलत फहमियां धुल चुकी हों। शकीला के दिल में बेपनाह ठंडक उतरती चली गई थी और यह सुकून देखकर हिना ने बेख्तियार सोचा था कि उसकी माँ को बहुत पहले इनसे मिलने आ जाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। सिमी ने धीरे से मुश्तरका सलाम किया था। शकीला ने उठकर उसे गले से लगाया और माथा चूमा। सिमी ने नजर बचाकर खिजर को आंखों ही आंखों में इशारा किया। देख लो ये मोहब्बत का मुजाहिरा। खिजर उसको घूर कर रह गया था। मेरा सेरों खून बढ़ गया तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब ये मंजर मेरी आंखें हर रोज देखा करेंगी। शकीला ने बैठते हुए सीमी को देखकर कहा था। उसके चेहरे पर शर्मगी सी मुस्कुराहट फैल गई। खिजर उसके हाथ साथ वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। आप हमारे साथ रह लेना यहाँ, सीमी ने मोहब्बत से जवाब दिया था। खिजर ने टेबल के नीचे से जोर से उसका हाथ दबाया। मेरा तो अपना दिल चाहता है, मगर खिजर के बाबा, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई और एक नजर खिजर पर डाली थी। खिजर की नजर झुक गई। खाला, आप इनसे क्या बहुत नाराज हैं? सीमी ने धीमे लहजे में उन्हें मुखातिब करके दरियाफ्त किया था। शकीला खामोश रही। इनसे नाराज ना हो, गलती सारी मेरी थी। खिजर बहुत शर्मिंदा है, प्लीज आप नाराजगी खत्म कर दें, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सीमी ने दिल मोह लेने वाले अंदाज में उसकी तरफदारी की थी। खिजर ने दिल में अश अश करते हुए उसे अकेले में दाद देने का पक्का इरादा किया था। आखिर थी ना लफ्जों के खेल से वाकफ। अम्मा जान भी उसकी अदा से मुतासिर हो गई थी। होले से मुस्कुरा उठी। नाराज मैं खिजर से थी, माफी मुंह मांगता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने संजीदगी से लब कुशाई की। खिजर ने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, लेकिन अब जब तुमने कह दिया है तो इससे भी भरकर अच्छा है। अपनी बेटी की बात में कैसे टाल सकती हूँ? उनकी संजीदा सूरत मुस्कुराहट में ढलती गई और नाश्ते की टेबल पर बिला आखिर हंसी के साज गूंज उठे थे। अम्मा जान थैंक यू। खिजर ने फौरन उठकर उन्हें पीछे से जोर से भींचा था। वो जब से आई थी खिजर को गले नहीं लगाया था। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, ये आखिरी बार था, समझे? उन्होंने चूमते हुए वार्निंग दी थी। खिजर ने फौरन कान छुए थे। इस सुबह बहुत खुशगवार माहौल, चहकते चेहरों और सच्ची मुस्कुराहटों के साथ नाश्ता किया गया था। खुशियों का दौर शुरू हो चुका था। जब थाने के चक्कर काट काट कर उनकी उनकी जूतियां चटक गई, फिर भी कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। तब 5वें दिन के इख्तिताम पर ज़हनी और जिस्मानी मुशक्कत के बाद सद्दाम हुसैन को छोड़ दिया गया था। पुलिस की गाड़ी जिस तरह से उसे उठाकर ले गई थी, उसी तरह वापस छोड़ गई। हाकिम सद्दाम से नजरें नहीं मिला पा रहा था। नजरें सद्दाम से भी नहीं मिलाई जा रही थी। हाकिम मोइन को बाहर आने का इशारा करते हुए ओताक पर चले आए थे। हाकिम के जबड़े भींचे हुए थे। लम्हा लम्हा अंगारों पर चलने के मुतरादिफ था। तुमने क्या सोचा है आगे के बारे में? हाकिम ने मोइन को देखते हुए सवाल किया तो मोइन ने गहरी सांस ली थी। आप जानते हैं उसका निकाह हो चुका है और जाहिर है उसकी मर्जी से हमारा उस पर अब कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं है? हाकिम दांत पीसते हुए आगे आए थे, जैसे अभी मोइन पर थप्पड़ों की बारिश कर देंगे। किस कदर बेगैरती से कह रहे हो? एक मर्द होकर तुम्हारा अपनी औरतों पर इख्तियार नहीं है? मोइन के बदन का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया था।
चचा जान, जो होना था वो हो चुका है। अब गुस्सा करने और जज्बाती कदम उठाने से क्या होगा? आप जानते हैं अगर अब्बा के हाथों कत्ल हो जाता तो अंजाम क्या होना था? ओह, तो बुजदिलों की तरह मुंह छुपाने का सोच रहे हो? ये बुजदिली है मोइन। तुम चाहते हो कि जिंदगी भर वो हमारे सामने दनदनाते फिरे और जूतों समेत आंखों में घुस आए कि उन्होंने हमारी इज्जत हजम कर ली। ये साल 2 साल की नहीं, नस्लों की बात है, समझे तुम? आप ठीक कहते हैं। उनके गर्जने पर वो तहम्मुल से बोला, मगर इज्जत अब वापस तो नहीं आ सकती। इज्जत उछालने वाली तो वापस आ सकती है। इससे क्या होगा? वो नासमझी से पूछ रहा था। जो होगा वो तुम देखना। इस बदनामी के दाग को मैं मिटाऊंगा, इन लोगों की हंसी में छीन लूंगा जो समझते हैं कि हाकिम की गर्दन सारी उम्र झुकी रहेगी। वो चबा चबा कर बोल रहे थे। इस जिक्र पर उनकी आंखों में खून उतरने लगा था। सिमी वापस आ भी जाए चचा जान, फिर आप क्या करेंगे? क्या उसकी जान ले लेंगे? नहीं चचा जान। मोइन ने हतमी लहजे में नफी में सर हिलाया था। हाकिम ने गौर से उसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ी। तुम उसे मुझ तक ले आओ, बस मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, वरना दुपट्टा लेकर बैठ जाओ घर। मोइन की मर्दानगी पर चोट पड़ी थी। उसने सर झटकते हुए इस बात में सर हिलाया। मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। उसने बहुत कुछ हलक से उतारा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, आप सिमी की जान नहीं लेंगे। वो मेरी औलाद है, मैं उसे वो वादा करें। मोइन ने उनकी बात नहीं सुनी थी। हाकिम ने जब्त से 2 लम्हे खामोशी इख्तियार की थी। ठीक है, तुम बताओ कितने दिन चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, मोइन बोझल दिमाग के साथ कह रहा था। हाकिम के जहन में सरसराहट हो रही थी। माजी में उन्होंने बहुत कुछ किया था, मगर इन गलतियों के बाद उन्होंने सबकी जरूरतों का ख्याल भी बहुत रखा। ताजवर को इस उम्र में आकर हाकिम से इंतकाम नहीं लेना चाहिए था। ताजवर ने हाकिम की इज्जत पर इतना गहरा वार किया था कि ये जख्म उन्हें कब्र तक लेकर जाएगा। उनकी जहन में ये बात नहीं आ सकी थी कि औलाद औलाद होती है, वो इंतकाम के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। शुमाइला ने कमरे से बाहर झांक कर अच्छी तरह तसल्ली की, फिर इत्मीनान से कॉल रिसीव की थी। बोलो मोइन, कॉल तुम्हें मैंने करनी थी, हमने डिसाइड किया था। मुझे याद है, मोइन ने उसके तेज लहजे में धीमे अंदाज में कहा था। मुझे आपसे पूछना था कि आपने जो कहा था उस पर कितना काम किया, काम क्या भी है, और कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हो? वो चमक कर बोली थी। मोइन को फौरी तौर पर जवाब नहीं सूझ सका था। तुम अगर कुछ कर सकते हो ना मोइन, तो इस वक्त मुझे कॉल ना कर रहे होते। उसकी तंजिया हंसी पर मोइन ने दांत पीसे थे। आपने मुझे कहा था कि कुछ भी करने से पहले आपको आगाह करूं। आप जानती हैं कि आपको भी मेरी जरूरत है, वरना इस वक्त मेरी कॉल ना सुन रही होती। मोइन के ठंडे ठार लहजे पर शुमाइला की हंसी सिमटी। हलक करवा हो गया था। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत हो सकती है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपको अचानक हमसे इतनी हमदर्दी कैसे हो गई है? कुछ तो फायदा आपका भी होगा। मोइन को अपनी बेइज्जती का बदला लौटाकर मजा आ रहा था। शुमाइला ने लब भींचे। तुम अपने काम से काम रखो मोइन, वरना अपने काम की गर्ज से ही राबता है मुझे। बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हम अपना मकसद पाने में थोड़ी सी दूरी पर हैं। तुम तैयार रहो, सिमी से मिलने तुमने ही जाना है। मैं जल्दबाजी में काम बिगाड़ना नहीं चाहती। सीमू मुझसे क्यों मिलेगी? मोइन की सुई इस बात पर अटक गई थी। तुम मिलोगी इससे। अब ये तुम सोचो कि सिमी को तुम बहलाकर कैसे वापस लाते हो। यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होगा। उसकी कामयाबी का सारा दारोमदार तुम पर होगा। वो तो ठीक है, मगर आप जानती हैं सिमी कहाँ रहती है? नहीं, उसने यक लफ्जी जवाब दिया। फिर यही तो मेरा काम है, वो इत्मीनान से बोली थी, और मुझे अपना काम करना आता है। हाँ, लेकिन कितनी देर? उसने बेचैनी से पूछा था। ज्यादा नहीं, शुमाइला मुस्कुराई। मैं कुछ दिनों में शहर जा रही हूँ, वापस आकर तुम्हें आगाह करती हूँ। तब तक सोचो कि तुमने ऐसा क्या करना है कि सिमी तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना कि शुमाइला ने आखिरी बात मुस्कुराते हुए मुकम्मल की थी और कॉल ड्रॉप कर दी थी। मोइन कई लम्हे उसकी बातों को सोचता बैठा रह गया। उसके जहन में शुमाइला की आखिरी बात बाज गश्त बनकर गूंज रही थी। याद रखना, ऐसी लड़की जिसके दिल से तुम बुरी तरह से उतर चुके हो, तुम्हारी बात सुनने पर क्यों मजबूर होगी? ऐसी कौन सी बात? मैं हवा हूँ और तुम्हारे कमरे की खिड़की का शीशा। रात अपने तारीख महल खड़े कर चुकी थी। वो दोनों दुरिया और बिलाल के निकाह की तकरीब में जा रहे थे। खिजर दोनों की तरफ से इनवाइटेड था। मिसिस के साथ आने की
पुरजोर फरमाइश। सिमी ने आज स्याह लिबास के साथ तकरीब की मुनासबत से हल्की फुल्की ज्वेलरी और लाइट मेकअप का भी इंतखाब किया था। बालों को खूबसूरत शेप दी। पहली बार उसकी मुलाकात अचानक दुरिया से हो गई थी। अब की बार वो उसके तमाम दोस्तों से मिलने जा रही थी। सिमी ने बहुत सारे उज़र तराशे। खिजर, आप चले जाएं, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। फंक्शन में जाना मेरे साथ। ऑफ कोर्स फंक्शन में। इस पर बुरा लगने जैसा क्या है? बुरा ये नहीं लगेगा कि तुम्हारे होते हुए मैं अकेला चला जाऊं। वो आपके दोस्त हैं। सिमी कश्मकश का शिकार हो गई। तुम्हारे भी बन जाएंगे ना? 3-4 लड़कियां ही हैं यार, उनकी फैमिलीज होंगी। वो उसकी हिचकिचाहट समझते हुए बोला। नहीं, वो बात नहीं है। सिमी ने उसके ख्याल को रद्द किया था। असल में पहली बार मिलना होगा और पता नहीं किस तरह वो हल्का सा मुस्कुरा दी। खिजर को अब समझ में आया कि वो नर्वस हो रही थी। फाइल्स एक तरफ रखता हुआ वो उसके करीब आकर बैठ गया। माई डियर वाइफ, बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें पता है वो सब तुम्हारे फैन हैं। खिजर की बात पर उसे जोरदार हंसी आई। ये तो और नर्वस करने वाली बात है ना? बिल्कुल नहीं, सब शिद्दत से तुम्हारे मुंतजिर हैं। ये बहुत मौका है कि सबसे तुम्हारी शनासाई हो जाए। बस ऐसे ही मुझे जाना अजीब लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खिजर खिजर रोमांस झाड़ने के मूड में था। तुम्हारे साथ कहीं जाने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। इनफैक्ट मेरा तो ऑफिस में भी दिल नहीं लगता। मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ एक एक जगह पर जाऊं। और बस हर वक्त शुरू। सीमी उसकी बात काट कर खड़ी हो गई। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ। व्हाट? मस्का? खिजर की आंखें सुकेर कर कहा। तुम्हारी मेरी मोहब्बत मस्का लगती है? जी, हर 2 मिनट बाद चूल्हे पर रखे दूध की तरह उबलने वाली मोहब्बत। तुम्हें इससे बुरी मिसाल और कहीं नहीं मिली थी। खिजर का चेहरा बिगड़ गया, आंखें सुकर गई। मैं आपका इससे ज्यादा बुरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। सीमी ने उंगली से चेहरे के गिर्द गोल दायरा बनाया और खिलखिलाकर हंसती चली गई। वैसे मुंह बसोरते बहुत अच्छे लगते हो। नॉट बैड। उड़ा लो मजाक। खिजर ने तीखी निगाहों से देखा। मोहब्बत की कदर हर किसी को नहीं होती। उफ। सिमी ने सर पर हाथ मारा। वैसे तुम इतनी क्यों खुश्क मजाज हो? मुझसे 2-4 मीठी बातें नहीं कर सकती? यही मिठास मेरे लहजे में महसूस करो तो तुम्हें फौरन शुगर लेवल बढ़ने का खतरा सताने लगता है। भाग जाती हो। कहानियों में तो मोहब्बत मोहब्बत लिखते तुम्हारे हाथ थकते नहीं, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी रोमांस हो। खिजर एक सांस में तेज तेज बोलता गया और सिमी हंसी से लूट पुट होते पहले सोफे पर गिर गई। फिर आंखों से बहता पानी साफ करते हुए भी उसकी हंसी थम रही थी। अच्छा खिजर, तुम्हें एक बात बताऊं? वो बार बार हंसी रोकती और बीच में चंद अल्फाज बोल रही थी। खिजर आबरू उचकाकर देखकर कम और घूर ज्यादा रहा था। हमारी एक ताई है, हमारी ताई जी। तुम जब भी जल जल कर बात करते हो मुझे उनकी याद आ जाती है। बात मुकम्मल हुई और हंसी का तूफान शुरू। उसने इन दिनों में सिमी को सिर्फ हंसते देखा था और उसकी हंसी इतनी शफाफ थी कि खिजर नए सिरे से उसके इश्क में मुब्तला होने लगता था। उस समय उसने मसनूई गुस्से से तकिया उठाकर सिमी की समत पूरी कुव्वत से फेंका। फिर पांव पटकते हुए गुस्से के इजहार के तौर पर वो कमरे से बाहर निकलने लगा जब उसने तेजी से आवाज दी। मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। नाराजी अपनी जगह, यह ना हो अकेले चले जाओ। सिमी की हंसी ने उसका ताकुब किया था। इस वक्त जब वो तैयार होकर बाहर आ रही थी तो खिजर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। उसको दूर से आते देखकर खिजर की निगाह उस पर ठहरी रही थी। वो आकर उसके करीब बैठी तब खिजर का सकता टूटा था। ब्यूटीफुल। जेरे लब मुस्कुराते हुए उसने एक लफ्ज बोला था। सिमी ने बाल कानों में अरसते हुए एक नजर उस पर डाली। हैंडसम। उसी के अंदाज में तारीफ लौटाई। खिजर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया। तुम हर बार मुझे सहर ज़दा कर देती हो। हम किसी और की पार्टी में जा रहे हैं, महफिले जान तुम लग रही हो। सिमी धीमे सुरों में हंस दी थी। ये आपकी नजर का कसूर है या फिर आपके हुस्न की गुस्ताखियां? अब हम क्या बोलें? सिमी आजिज़ी से कंधे उचकाकर सामने देखने लगी थी, बेनियाज सी नजर आने की कोशिश। तुम मुझे हर रूप में हैरान कर देती हो। सोचता हूँ तुम्हें कितना गुनाह मिलेगा इन तीरों का जो तुम मुझ पर बरसाती हो। आपके पास कोई ढाल भी तो होगी। सिमी ने लापरवाही से दरियाफ्त किया। है ना? दिल उसी को घायल करते जा रहे हैं। वो जरा सा सिमी की तरफ झुका था। सिमी आंखों में शरारत भरे जरा सी करीब हुई। जरा ध्यान से
آپ کی لاپرواہی روڈ پر نہ کسی کو گھائل کر دے، سیمی نے مسحور سے لہجے میں کہا تھا۔ اگر خضر اس کے الفاظ نہ سنتا تو یقیناً اسے اظہار محبت گردانتا، مگر دوسرے ہی پل دونوں ہی ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم وہاں کھانا نہیں کھائیں گے، خضر نے میوزک پلے کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ گاڑی میں راحت فتح علی خان کی آواز دھیمی دھیمی سی گونجنے لگی تھی۔ تیرا میرا ساتھ ہو اور پیار بھری رات ہو، کبھی بھولے نہ دونوں، کبھی ایک ایسی ملاقات ہو۔ میں دل تو میری دھڑکن، بس تجھ سے میرا جیون، جینا نہیں جینا تیرے بن۔ گیت کے بول جیسے سیاہ روشنیوں میں بھاگتی اس گاڑی کے اندر جادو جگا رہے تھے۔ یہ دونوں کی دل کی آواز تھی، لبوں پر ٹھہری کسی بات کا اظہار۔ سیمی نے چپکے سے خضر کی طرف نظر کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں آج تمہارے ساتھ ایک اسپیشل جگہ ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ خضر نے مسکراتی آنکھوں سے اس کے چہرے کے گرد طواف شروع کر دیا تھا۔ اس کی باتیں، اس کے تاثرات اور ان کے درمیان گونجتے گیت کے بول۔ ایک پل دیکھوں نہ میں جو تجھ کو، کہیں چین نہیں پاؤں، پیار تیرا دل میرا مانگے صدا۔ سیمی نے پلکیں جھپک جھپک کر اس منظر سے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ خوابناک سا ماحول اور پہلو میں بیٹھا شخص جس کی ایک ایک ادا اس کی کیفیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ کہاں خضر؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ خضر کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ مسلسل کھیل رہی تھی۔ سرپرائز ہے، تھوڑا سا انتظار کرو۔ خضر نے گاڑی کی رفتار دھیمی رکھی ہوئی تھی۔ وہ جیسے چاہتا تھا یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو، فاصلہ کبھی نہ سمٹے اور دونوں اسی طرح چلتے رہیں چلتے رہیں۔ دل کے جہاں پہ راج ہے تیرا، تجھے کیسے بتلاؤں، ہاں جانتا ہے یہ میرا خدا۔ خضر مڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ سیمی نے بھی رخ موڑا تھا۔ یہ گانا جیسے انہی کے لیے لکھا گیا تھا، انہی لمحوں کے لیے اور اس وقت کے لیے۔ خضر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرا ہاتھ بڑھا کر سیمی کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ دل کی سیمی کی دھڑکنیں جیسے اس کی ہتھیلیوں پر شور کرنے لگی تھی۔ میں دیکھوں تیری راہیں، تیرے سنگ وفائیں، جینا نہیں جینا تیرے بن۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ خضر کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، سچائی تھی۔ سیمی کو لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کے چہرے پر پھیلا یقین تھا۔ خضر کے سنگ چلنے کی، اپنی ساری وفاؤں کی ایک انکہا عہد تھا۔ دو محبت کرنے والے دلوں کے لبوں پر محبت بھری مسکان کھیل رہی تھی۔ تھوڑا سا جوس پی لو۔ وہ گلاس میں تھوڑا سا انار کا جوس لیے کرم الہی کے سرہانے کھڑی تھی۔ ہسپتال میں آج چھٹا دن تھا۔ وہ جو کرم الہی کی شفا اور تندرستی کی امید لے کر آئی تھی، خود اس سے زیادہ بیمار اور بوڑھی دکھنے لگی تھی۔ شہر کی ساری دھول اور گاڑیوں کے دھوئیں جیسے اس کی رنگت پر چڑھ آئے تھے۔ نہیں، کرم الہی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ثانیہ کی ہمت اس کو دیکھ کر مزید کم پڑتی جاتی تھی۔ تم کچھ کھاؤ پیو گے نہیں تو جسم میں طاقت کیسے آئے گی؟ خالی دوائیاں تو سب کچھ نہیں کرتی نا، وہ تھک ہار کر بولی تھی۔ کرم الہی ٹس سے مس نہ ہوا، وہ بولنا بالکل چھوڑ چکا تھا۔ پیاس کے وقت اشارے سے انگلی ہونٹ پر لگاتا، ثانیہ چمچ سے 2-3 گھونٹ پانی پلاتی، اس سے اٹھ کر بھی نہیں بیٹھا جاتا تھا۔ ساڑیاں جسم میں درد تو نہیں ہو رہا؟ ثانیہ نے لہجہ نرم کر کے پوچھا۔ جواب نہیں دیا گیا۔ وہ گلاس رکھ کر آنکھیں بند کرتی بیٹھ گئی۔ اس کے بستر کے پاس لکڑی کی چھوٹی سی بینچ پڑی تھی جس سے ٹیک بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ثانیہ اتنے دنوں سے رت جگہ کاٹ رہی تھی۔ یہاں کا ماحول بہت اذیت ناک تھا۔ ناقص صفائی کا انتظام، بوڑھے چہرے، لاوارث مریض، دن رات مریض تڑپ تڑپ کر دم توڑتے رہتے تھے۔ ثانیہ کا دل دہشت سے دھک دھک کرتا رہتا تھا۔ یہ سب اس پر گہرے اثر چھوڑ رہے تھے۔ کرم الہی کے جسم اور پیروں پر سوجن کا آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں انڈے کی زردی جیسی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے بہت سارے ٹیسٹ کرائے تھے، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، بلغم ٹیسٹ۔ اسے پرانی ٹی بی بھی تشخیص کی جا رہی تھی۔ کرم الہی بند آنکھوں سے اس لڑکی کو بار بار بہت ساری پرچیاں لیے ڈاکٹروں اور نرسز کے پاس بھاگتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، وہ بھی جو اس کے بس کی بات نہیں تھی، پھر بھی وہ کر رہی تھی۔ ایک دن اسے رگ میں انجیکشن لگانے والی نرس نے روئی ہاتھ میں رکھی تو ثانیہ انگوٹھا رکھ کر خون روکنے لگی۔
नर्स ने उसे देखते हुए मशवरा दिया था, आप खून से एहतियात किया करें, उनका खून आपको नहीं लगना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होता, उसने अपनी हम उम्र नर्स को फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, मगर उनके ब्लड में यरकान के आसार हैं, हाथ धो लें जाकर, वो कहकर चली गई। और सानिया ने एक लफ्ज दोहराया, जज्बात। उसके जज्बात रह गए थे। क्या? वो कुछ महसूस नहीं कर सकती थी। उसके जज्बात तो जैसे सर्द खाने में पड़ी लाश के जैसे हो गए थे। सानी, बात सुन, करमिलाही ने भारी आवाज में उसे पुकारा था। मुझे घर ले चल, मैंने इस बीमारी से नहीं उठना, घर सुकून से मर सकूंगा। ऐसी बातें मत किया करो कम अज कम। सानिया ने सख्ती से झाड़ दिया था उसको, फिर बेबसी से लब काटती रही। कोई और वक्त होता तो करम इलाही गर्ज कर कुछ कहता, मगर उसे देखते रहने के बाद उसने दोबारा पूछा, मेरे भाइयों में से कोई पूछने आया मुझे? सानिया बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी। वो आजकल ये सवाल बार बार पूछता था, आंखों में बेवक्ती की नमी, लहजे में उम्मीद की कैफियत। तुमने कहा था ना कि? सानिया इस बार उसे टाल नहीं सकी थी। हाँ आए थे, तुम सो रहे थे, मैंने उन्हें भेज दिया। यहाँ ज्यादा लोगों को रुकने की इजाजत नहीं है ना? सानिया इस बीमार और जिंदगी मौत से लड़ते शख्स को मजीद मायूस नहीं कर सकती थी। जबरन मुस्कुराहट से बताने लगी। करम इलाही खामोश नजरों से उसकी सूरत देखने लगा। सानिया ने तेज तेज सार इस बात में हिलाना शुरू कर दिया। करम इलाही ने उस पर यकीन कर लिया था। सानिया को सुख का सांस आया। सानिया, बचपन बड़ा प्यारा होता है। सानिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। बहन भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। मैं बच्चा था, मरियल सा, मेरे भाई किसी को मुझे मारने ना देते थे। करम इलाही की आवाज भराने लगी थी, या वो खामोशी के सबब घुघियाई हुई थी। वो समझ ना सका। बचपन अच्छा होता है, दिल मेहरबान होते हैं, बड़े होकर माँ जाए बदल क्यों जाते हैं? उनके दिल पत्थर क्यों हो जाते हैं? आखिरी वक्त में भी दिल नहीं करता कि? सानिया को आता सुख का सांस छीन लिया गया था। करम इलाही स्पॉट नजरों से उसे देखता रहा, फिर आंखों में हाथ रख लिया। सानिया मन मन भारी कदम उठाती, मुंह छुपाती वॉशरूम में घुस गई और दीवार से लाकर फूट फूट कर रो दी थी। आजकल उसका दिल पानी पानी हुआ रहता था। मुंह पर हाथ रखे वो कितनी देर करम इलाही का दुख रोती रही। डॉक्टर्स वाकई उसके लिए पुरउम्मीद नहीं थे। आखिरी वक्त, आखिरी वक्त। सिमी का इस्तकबाल उसकी सोच से भरकर गर्म जोशी से किया गया था। नईमा, अन्नम और दुरिया की बहन उससे ऐसी मिली जैसे वो सालों से दोस्त रह चुकी हों। सिमी का चंद लम्हों में ही एतमाद बहाल हो चुका था। इस तकरीब का एहतमाम उनके खूबसूरत से लॉन में किया गया था। स्टेज और आसपास हुई बेतहाशा फूलों की सजावट दिल खुश कर रही थी और जगमगाती रोशनियों से रात की कोख से रोशनी का तूफान फट रहा था। दोनों ने स्टेज में जाकर दुरिया और बिलाल को मुबारकबाद देते हुए तोहफा पेश किया था। बिलाल बहुत अदब से बोला, तुम उसकी शक्ल पर मत जाना, बहुत मीसना है, इतनी फर्मा बरदारी इसमें है नहीं। खिजर ने उसको मासूम बनता देखकर बेसाख्ता कहा था। एक जबरदस्त सा कहका पड़ा। आप सच बताइए, क्या आपको खुद इससे ज्यादा मिसना शख्स कोई नजर आता है? बिलाल ने सीमी को मुखातिब किया था। सीमी ने मुस्कुराहट रोकते हुए खिजर को ऐसे देखा जैसे उसे बिलाल की बात पर पूरा यकीन हो। मस्कीन सी शक्ल बना ले, फिर भी कमीनगी का गिराफ कम होता नजर नहीं आता। उसने मजीद टुकड़ा लगाया, खैर ये बात तो मानने वाली है, खिजर वाकई बिलाल से बहुत अच्छा है। हैंडसम, डैशिंग, तमीजदार। हाँ, 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने इस जैसे लड़के बहुत कम देखे हैं। दुरिया बिलाल को जलाने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। खिजर ने सर को खम देकर तारीफ वसूल की। सीमी को दुरिया का पुरएतमाद अंदाज अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो फिर मेरा इंतखाब क्यों किया? बिलाल ने चिराने को कहा। इसलिए कि हम सब का तो कुछ ना कुछ हो जाएगा सिवाय तुम्हारे। अब हमदर्दी भी तो कोई चीज होती है ना? दुरिया मसनूई खुद पसंदी से बोली थी, लहजे में गहरे तफाखर का एहसास। सीमी बेख्तियार हंस पड़ी थी। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। बिलाल के कुछ बोलने से पहले सीमी ने तारीफ कर दी थी। खिजर ने लब कुशाई की। शुक्र है तुमने कह दिया, वरना अभी बारूद और तोपों के हमलों से ये मैदान जंग सजने को था। खिजर दोनों की तकरार से वाकिफ था। सबके मूड बेहद खुशगवार थे। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा यार। बिलाल ने शुक्रिया अदा किया। मौसूफ खुद तो
चुपके से शादी फरमा चुके हैं। हम लोग एक शानदार सा डिनर प्लान करते हैं तुम दोनों के लिए, फिर शादी की जबरदस्त पार्टी लेंगे। दुरिया मुस्कुराकर सीमी को कह रही थी। सीमी ने मुस्कुराकर उसकी ऑफर को कबूल किया था। आफ्टर ऑल अब तुम भी हमारी दोस्त हो। उसे सारा वक्त इसी किस्म की अपनायत भरे जुमले सुनने को मिलते रहे थे। खिजर अपने दोस्तों में बैठने चला गया। कुछ वक्त बाद आया तो नईमा और दुरिया की बहन सीमी को घेरे खड़ी थी। मुबारक हो खिजर, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। ये अलग बात है कि हमें ये दुख कभी नहीं भूलेगा। नईमा ने देखते ही शिकवा किया था। सीमी ने ना जाने क्या रीजन दिया था इन्हें अपनी शादी का। खिजर ने हंस का शिकवा कबूल किया। इस गम में ज्यादा दुबला होने की जरूरत नहीं है, सब बहुत जल्दी में हुआ। वलीमा शानदार तरीके से करेंगे और तुम लोगों को सबसे पहले इनवाइट करेंगे। आप दोनों को कपल बहुत प्यारा है। दुरिया की बहन हमना बोली थी। उसकी आवाज बहुत बारीक और प्यारी सी थी, मासूम बच्चों जैसी। हाँ, मैं तो कहता हूँ लोग मानते नहीं, खिजर ने सर्द आह भर कर कहा। नईमा फौरन बोली थी, लोगों की आंखें चेक करवाओ। हमारी बेगम साहिबा अर्के गुलाब से धोने का मशवरा दे देंगी। हमना को छेड़ा गया था। वो डॉक्टर थी मगर आईज स्पेशलिस्ट नहीं, इसलिए झीम गई। बहुत ज़हीन डॉक्टर है ये, कभी इन मोहतरमा का इलाज करके देखना। तुम्हारे पास ही लाऊंगा। खिजर ने मुस्कुराते हुए सीमी को छेड़ा था। डॉक्टर सब ज़हीन होते हैं, वो फख्र से बोली, और अल्लाह ना करे इन्हें कुछ हो, इतनी तो प्यारी हैं, बस सदका दे दिया करें। हमना की बात पर सीमी ने हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। उसने खिजर को नहीं देखा, वरना वो उसे ही घूर रहा होता। इन दोनों ने एक्सक्यूज करके जब वो सीमी को एक तरफ लेकर गया, तब भी उनके जहन में यही बात अटकी थी। वैसे लोगों की निगाहों का मरकज हमेशा नई दुल्हन ही क्यों होती है? जिसको देखो उसी की आंखों में लड़की को देखने का इश्तियाक, नई दुल्हन की खूबसूरती की तारीफें। हम दूल्हे क्या 100 साल पुराने होते हैं? खिजर की बात अब की बार सीमी ने हंसी रोकने की कोशिश नहीं की थी। मर्द तो मर्द हैं, किसी भी वक्त देख लो। इस वक्त सारा हक लड़कियों का होता है। अब ये किस किताब में लिखा है? खिजर मुतमिन नजर नहीं आता था। शमरेज खुद पर बांधे कड़े जब्त के बावजूद ये बंधन ज्यादा देर कायम नहीं रख पाया था। बहुत मजबूर होकर वो फिर से उसकी खैरियत मालूम करने के लिए चला आया था। मैं उससे माफी मांग लूंगा, उसने दिल में अफसुर्दगी से पूछा। वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, मगर उसका उसे देखे बिना गुजारा नहीं था। बाइक चंद कदम पीछे रोक कर उसने स्टैंड पर खड़ी की और नीचे उतरकर अल्फाज तरतीब देता हुआ दरवाजे के करीब आया। मैं इससे कहूंगा कि उसने गहरा सांस लिया और नजर दरवाजे पर पड़ी तो वो सांस दोबारा वापस नहीं आ सका था। करम इलाही के दरवाजे पर बड़ा सा लोहे का ताला पड़ा था। वो ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। शमरेज के कदमों से जमीन निकल गई, सारी कायनात घूम गई। सानिया! वो हलक के बल चलाया, फिर जोर जोर से दरवाजा पीट डाला। सानिया, सानिया, बाहर आओ। कहाँ हो तुम? वो बेतहाशा खांसता उसे पुकारते पुकारते घुटनों के बल गिर गया। वो कहाँ जा सकती थी और वो उसे छुपकर कहाँ चली गई थी? शमरेज आंखों में आई धुंध झटकता अब तेजी से बस्ती के दूसरे दरवाजे बजा रहा था। वो मिसले बहिश्त का दूसरा मजनू लग रहा था। शहर के मारूफ रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर चल रहा था। खिजर ने सीमी के साथ इस ख्वाबनाक माहौल में कदम रखा तो एक वेटर ने उनका इस्तकबाल करते हुए उस टेबल तक रसाई दिलाई थी जो खिजर ने रिजर्व करवाई थी। सीमी खिजर के साथ चलती हुई उसके मुकाबिल बैठी तो इतराफ में मलगजे उजाले और पिघलती मोमबत्तियों की आतिशी गुलाबी रोशनियों में बैकग्राउंड में चलता इंग्लिश म्यूजिक माहौल पर सहर तारी कर रहा था। सीमी ने कैंडल लाइट डिनर अपनी कहानियों में बहुत बार लिखा होगा, मगर जो माहौल इस वक्त वो खुद महसूस कर रही थी वो इससे खूबसूरत नहीं हो सकता था। धीमा धीमा म्यूजिक, पुरसुकून माहौल, अपने मनपसंद शख्स का साथ और करीब बैठकर एक दूसरे को देखते जाना, इन एहसासात को लफ्जों में लिखना मुमकिन भी नहीं हो सकता था। सीमी सोचती रही थी, यह रहा हमारी फ्रेंडशिप का पहला डिनर। खिजर ने ऑर्डर सर्व होता देखकर इससे पहले बात शुरू की थी। सीमी अपने माथे के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली थी, फ्रेंडशिप? तुम तो लफ्ज मोहब्बत नहीं यूज करते थे। तुम्हारी तरफ से कहा है, तुम्हारी तरफ से तो ये फ्रेंडशिप ही है ना? उसने मशरूब सीमी की तरफ बढ़ाया था। वाह! सीमी ने उसकी शरारत पर दाद दी। कैसा लगा फिर? खिजर ने इस्तफामिया निगाहें सीमी पर मरकूज की।
सोच रही हूँ कभी कभी तुम अच्छे भी बन जाते हो। आप सीधा सीधा इजहार मोहब्बत भी कर सकती हैं। खिजर ने बर्जस्तगी का मुजाहिरा किया था। सीमी हल्के सुरों में हंस पड़ी। खुश फहमी। हमारी फ्रेंडशिप तो बहुत पहले की थी। ये नए ख्याल सिर्फ आज ही क्यों आया है आपको? दोनों ने खाना शुरू कर दिया था। सीमी का लिबास ज्वेलरी जैसी झिलमिला रही थी। उसका चेहरा खिजर की आंखों में दमक रहा था। खिजर ने मुस्कुराकर नजरें प्लेट पर झुकाई। वो सिर्फ मेरी तरफ से थी। आपने तो अब दिल से तस्लीम किया। ये किसने कहा? दिल से तस्लीम? सीमी को खिजर की बनाई बातों पर टोकना लुत्फ अंदोज देता था। आपकी यहाँ मौजूदगी बता रही है। खिजर की बात ने उसे लाजवाब कर दिया था। ये मेरी फेवरेट जगह है, लेकिन ये पहला यादगार मौका है। वाओ, इसका मतलब आप बहुत बार यहाँ आए होंगे? सिमी दिलचस्पी से पूछने लगी। बहुत बार तो नहीं, हाँ, मगर चंद खास मौकों पर। किसके साथ? सिमी का सवाल यही हो सकता था। खिजर ने चौंक कर देखा, फिर दिल में हंसता हुआ संजीदगी से बोला, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। गर्लफ्रेंड्स? सिमी ने आंखें फैलाकर लफ्जों पर जोर दिया था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं? सिमी का लहजा अब ऐसा हो गया जैसे खिजर का जुर्म पकड़ लिया हो। वो सर हिलाने लगा। सबकी होती हैं, सबकी नहीं होती। सिमी का लहजा ऐसा हो गया जैसे खिजर का जुर्म पकड़ लिया हो। वो सर हिलाने लगा। सबकी ही होती हैं, सबकी नहीं होती। सिमी का लहजा तंजिया हो गया। खुशगवारियत हवा हुई। मेरा मतलब लड़कों की। खिजर ने तस्दीक की। बिल्कुल नहीं, मेरे भाई की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मर्द है वो भी। वो मुंह फैलाए अब घूर रही थी। कहाँ रहता है तुम्हारा भाई? खिजर ने हाथ रोक कर पूछा। सिमी जरा सी आगे हुई। इसी दुनिया में, आजकल सऊदी अरब। मैं मान ही नहीं सकता, ऐसी बातें वो तुम्हें थोड़ी बताएगा। खिजर ने यकीन से कहा। सिमी का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। जी नहीं, मेरे भाई पर मुझे यकीन है। शराफत नाम की भी कोई चीज होती है। खिजर को हंसी आ गई। सिमी का मूड सचमुच खराब होने लगा था। यानी मैं शरीफ नहीं हूँ? बस इतनी सी बात पर तुम कैसे अपने भाई की साइड पर हो गई? वो महफूज हो रहा था। सिमी दूसरी समत देखने लगी। तुम्हारे लिए होगी ये इतनी सी बात? कम ऑन यार, मजाक को मजाक लिया करो। गर्लफ्रेंड का मतलब तुम्हारे नजदीक शायद कुछ और है। मैंने तो सिंपल लड़की दोस्त का कहा है, जैसे अभी तुम मेरी दोस्तों से मिलकर आ रही हो। ये तो बहुत कॉमन है। जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड सिर्फ वही हो जिसके साथ आपका कुछ चल रहा हो। जो भी है, उसके चेहरे का तनाव कम पड़ गया था, मगर इस पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। वैसे जब तुम इस तरह रिएक्ट करती हो बहुत अच्छा लगता है। किया करो। मैं हिफाजती इकदाम के तहत शराफत का एक सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ। खिजर की बात पर वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी थी। उसी लम्हे बैकग्राउंड में गूंजती ब्रोनो मार्स की आवाज एक अलग जादू जगाने लगी थी। Oh, her eyes make the stairs look like they are not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She is so beautiful, and I tell her every day. खिजर की बोलती आंखें सीमी पर जमी थी। वो इन लिरिक्स के साथ शरारती मुस्कुराहट उसकी समत उछाल रहा था। सीमी हंस पड़ी थी। इसमें भी जरूर तुम्हारी साजिश है। खिजर का ध्यान हटाने के लिए उसने बात बना ली थी। खिजर ने ठोड़ी तले हाथ रखा, फुर्सत से देखा। ये मोहब्बत की साजिश है। मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसे हसीन इत्तफाक कदम कदम पर होते हैं। समझो उसके इशारे। वो गंभीर आवाज में बोल रहा था। खिजर की आवाज जैसे इस म्यूजिक के साथ हम आहंग होने लगी थी। मैंने तुम्हें हमेशा सादगी में देखा, तुम्हें हमेशा प्योर पाया। तुम बार बार मुझसे टुकराई, तब जब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मोहब्बत की फेरी टेल। खिजर आहिस्ता आहिस्ता बोलता जा रहा था और सिमी यकटक उसे देखने लगी। एंड व्हेन योर स्माइल द होल वर्ल्ड स्टॉप्स एंड स्टेयर्स फॉर अ व्हाइल। काश गर्ल यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। खिजर मुस्कुरा उठा था। सिमी से इन निगाहों की ताब लाना दुश्वार हो गया। मेरे दिल की आवाज, वो गाने की तरफ इशारा कर रहा था। तुम सबसे मुख्तलिफ हो, मेरी जिंदगी में आने वाले लोगों से बहुत अलग, और मैं हमेशा अंदर की ये खूबसूरती बरकरार रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। एंड व्हेन यू स्माइल द होल वर्ल्ड स्टॉप्स। खिजर ने गुनगुना कर कहा था। सिमी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके दिल में ये जुमले इर्ताश पैदा कर रहे थे। सिमी का दिल इस वक्त अपनी जगह पर नहीं था। वो कहीं हवाओं में उड़ रहा था, मोहब्बत के रुत पर सवार था। तुम भी बोलो। क्या? सिमी ने चहकती निगाहें उस पर जमाई।
वो खामोश बैठी जल परी की तरह उससे साहिल के गीत सुनते रहना चाहती थी। जो तुम कहना चाहती हो? खिजर ने भी उसकी आंखों में झांका था, जैसे समा सा बंध गया। आई लव यू टू। खिजर ने बात मुकम्मल की। सिमी की समातों ने जैसे दूर से सुना, कुछ हलचल सी हुई। वो चौंकी, फिर दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, रोशनी का झमाका हुआ। बिल्कुल नहीं, वो एक झटके से उठी थी। चालाक शातिर इंसान, अपने अल्फाज मेरे मुंह से जबरदस्ती मत बुलवाओ, सिमी ने चबा चबा कर कहा, और दोनों हंसते हंसते आगे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे। रोड पर भी वो बहस करते एक दूसरे के साथ पागलों की तरह हंस रहे थे। तुम बहुत बड़े डैश हो खिजर, सिमी मसनूई गुस्से से उसके कंधे पर मुक्का मारकर बोली थी। खिजर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। एक ना एक दिन तुमने कहना है तुम्हारी मुश्किल आसान कर रहा हूँ, वरना मेरे कान नहीं तरस रहे, क्योंकि मुझे तुम्हारे दिल की खबर है, वो झूम कर बोला था। सिमी ने बैठते हुए जवाब देना फर्ज समझा। खाम ख्याली है तुम्हारी, सारी जिंदगी नहीं बोलूंगी। अच्छा ओके, वो मान गया। हमारी शादी की गोल्डन जुबली पर ये इजहार करना, जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। कुछ बढ़ापे के लिए भी बचा के रखना चाहिए। खिजर मुस्कुराता हुआ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए हर मंजर खूबसूरत लग रहा था। जिंदगी बहार हो रही थी। कल का दिन बहुत बिजी गुजरने वाला था। तुम्हें कुछ बताना भी है। बहार के सारे फूल हिलने लगे थे। खिजर नॉर्मल लहजे में एक संजीदा बात करने जा रहा था। कल मैंने शुमाइला से मिलने का प्लान किया है। उसने गाड़ी का मोड़ काटा था। सिमी को लगा टायर उसके वजूद पर चिरचिराए हैं। खिजर तुम? वो शौकीन निगाहों से उसे देखने लगी। ये शख्स किस मट्टी से बना था? एक पल की खुशी देकर अगले ही पल हर्ट कर देता था, जैसे इस खुशी का खराज वसूल कर लेना चाहता हो। सुनो ना, खिजर ने उसे बेरुखी से विंड स्क्रीन से बाहर देखते पाकर पुकारा। ये आखिरी बार है, ट्रस्ट में, खिजर ने नर्म लहजे में कहा था। सिमी ने जख्मी निगाहों से देखा। क्यों खिजर? ये आखिरी बार भी क्यों है? जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये आखिरी बार भी मैं किस मैनी में लूं? वो नाराजी में हाथ सीने पर लपेटे सीध में देखने लगी थी। खिजर के पुकारने पर भी नहीं मुड़ी। ये सब मेरी तरफ से खत्म हुआ है सिमी, उसकी तरफ से खत्म करना बाकी है। खिजर ने धीरे से बात शुरू की थी। सिमी ने उसकी बात बगौर सुनी। बात खत्म करने के लिए बात करना जरूरी होता है। खिजर ने मुख्तसर से जुमले में उसे सारी कहानी सुना दी थी। सिमी के दिल की कैफियत मामूल पर आई। वो सही कह रहा था। तुम भी मिलोगी उससे? नहीं, उसकी आवाज में सख्ती थी। फाइन, एक आखिरी बार बात करनी है। मैं बिना बताए भी कर सकता था, मगर मैं मजीद कोई गलतफहमी पैदा होने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ खिजर की आवाज गूंज रही थी। और सिमी, तुम्हें मुझ पर एतबार करना चाहिए, इतना एतबार कि अगर तुम मुझे किसी औरत के साथ देख भी लो तो मुझे एतबार है तुम पर। सिमी उसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ी थी। मगर तुम जानते हो, ये एक अलग बात है। मगर तुमने ठीक कहा, मैं नाराज नहीं होंगी। उसने पूरे यकीन के साथ ये बात कही थी। खिजर ने गौर से उसकी सूरत देखी। उस पर वाकई उसे एतबार के रंग नजर आ रहे थे। वो सिमी के गाल को मोहब्बत से छूकर सुकून से गाड़ी ड्राइव करने लगा। सिमी के लबों पर मुस्कुराहट वापस आना शुरू हो चुकी थी। वो हर तलखी से पीछा छुड़ाकर कुछ वक्त इस सहर अंगेज कैफियत में रहना चाहती थी, जिससे खिजर ने उसे रोशनास कराया था। वो गुनगुनाता जो उसकी समातों में गूंज रहा था। एंड व्हेन यू स्माइल द होल वर्ल्ड स्टॉप्स। गाड़ी स्याह कोलतार पर फिसलती जा रही थी। गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि सड़क पर भाप सी उठती महसूस हो रही थी। दोनों तेजी से अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। गाड़ी ड्राइव करता शमरेज और उसके साथ बैठी शुमाइला, दोनों के दरमियान तीसरी खामोशी थी, जिसकी मौजूदगी इतनी मजबूत थी कि महसूस हो रही थी कि शुमाइला दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि शमरेज ने उसकी मुश्किल आसान कर दी है। आज सुबह ही उसने बाबा से कहा था, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? बहादुर साहिब ने अखबार सामने से हटाते हुए ताज्जुब से पूछा। कुछ कह नहीं सकता, मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ। हाँ, जरूर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, अहमद की कंपनी एंजॉय करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नुदरत बेगम ने खुश दिली से इजाजत दी थी। शुमाइला को भी इससे बेहतर मौका और कोई नहीं लगा। मैं भी जाना चाहती हूँ। लास्ट टाइम पुप्पो खफा होकर गई थी,
कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। शमरेज का ख्याल रखना और उसके साथ से उस लड़की का भूत उतारने की कोशिश करो। जाते समय शुमाइला को माँ ने खास ताकीद की थी। वो सर हिलाकर रह गई। इन चारों में से कोई भी एक दूसरे के दिल के हाल से वाकिफ नहीं था। उन्हें किसी के इरादों की खबर नहीं थी। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी मंजिल का सोच रहे थे। बस खिजर, एक बार मैं तुम्हारे और अपने बीच से सीमी को निकाल दूं, फिर अपने भाई की जिंदगी सेट कर दूंगी। एक नजर शमरेज पर डालकर वो भागते दौड़ते मनाजर पर नजर मरकूज किए सोचती चली गई थी। शुमाइला को खिजर से मिलने की जल्दी थी और अपने प्लान पर अमल करने की, जबकि शमरेज गाड़ी जितनी तेजी से दौड़ रही थी वो उतनी ही रफ्तार अपने मकसद के करीब होते जा रहे थे। ऑफिस में सारा दिन नहायत मसरूफ गुजर रहा था। वो काम करने के साथ साथ सीखने के मराहिल से भी गुजर रहा था, इसलिए ज्यादा मेहनत और यकसुई दरकार थी। आज सारा दिन काम में मसरूफ रहकर उसे सीमी से बात करने का मौका भी नहीं मिल सका था, जो रोजाना वक्फे वक्फे से कॉल करके उससे चंद बातें पूछता रहता था, वरना उसका शिकवा उसको अजबर था। ये कैसी मोहब्बत है जो नजरों के सामने महसूस हो और बाहर जाकर सब फरामोश। वो याद आने पर जेरे लब मुस्कुरा दिया था। बाबा ने उसे खास ताकीद की थी कि उसके जानने वाले किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो जाते हुए कुछ फल और जूसेस ले जाए और इजाजत कर आए, और भी उन्हें कुछ जरूरत हो तो खिजर देख ले। सो वो लंच ब्रेक में ऑफिस छोड़कर इयादत की गर्द से हॉस्पिटल आ गया था। उसके इर्द गिर्द हॉस्पिटल की मखसूस नागवार बू फैली थी। नथनों से टकराकर दिमाग में घुसने की कोशिश करती बू, फेनाइल की तेज बदबू, अद्वियात की बू, मरीजों के बिस्तर से उठती सफाई के नाकस इंतजाम ने इन सब का मजमुआ बनाकर पूरा माहौल बासी कर रखा था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यह तवील वार्ड था जिसमें 2 रो पे बिस्तर लगे थे। बीबी, आप समझती क्यों नहीं है? डॉक्टर की जिच आवाज खिजर के कानों पर पड़ी तो उसने मुड़कर देखा। पढ़ी लिखी है कुछ? वो चुप रही। जब खुराक की नाली पास हो रही है तो मुंह से पानी क्यों डालती हैं? नहीं। हाथ मसलती लड़की ने सर उठाया। क्या? डॉक्टर जवाब देने के लिए देखने लगा। होंठ खुश्क हो जाते हैं उनके, खुद इशारा करते हैं। बेहद शिकस्ता आवाज चुगली खा रही थी कि वो हिचकियों से रोती रही है। वो गनूदगी में है। आप तो कुछ अक्लमंद हैं। वो मरीज की पुतलियां चेक करने लगा था। आपके साथ कोई है? नहीं। बहरहाल मरीज की कंडीशन में कोई बेहतरी नहीं। जी, हेपेटाइटिस सी बिगड़ चुका है, पूरे जिस्म में फैलकर हड्डियों में घुस गया है, तली का साइज भी बढ़ गया है, टीबी भी है, लेकिन इलाज? उसका गला रंध गया। बीबी, इलाज एक हद तक होता है, अब तक कहाँ थी आप जब मरीज इस हालत को पहुंच गया? खिजर ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसके अंदर तासुब सा फैल गया। फिर लड़की की कपकपाती आवाज उसकी समातों में पड़ी। मेरा कोई नहीं है। खिजर एक बार फिर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया था, मगर उसकी सिर्फ पुश्त दिखाई दे रही थी। सर झटक कर उसने सामने लेटे शख्स को हौसला दिया और रस्मी गुफ्तगू के बाद उन्हें मशवरा भी दिया कि वो पेशेंट को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, लेकिन वो इस इलाज से भी मुतमिन लग रहे थे। खिजर कुछ देर बाद उठकर जब जा रहा था तो जो करीब से गुजरते हुए उसे उस लड़की की सिसकी सुनाई दी। खिजर बेख्तियार देखने पर मजबूर हो गया था। वो एक अजनबी लड़की को मुखातिब नहीं करना चाहता था, मगर उसका दिल कह रहा था कि वो इस लड़की को मुखातिब करके पूछे कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। वो अब चेहरे से आंसू साफ करती इधर उधर देख रही थी, जैसे अजनबियों की भीड़ में शर्मिंदगी मटा देना चाहती हो। खिजर के लिए ये चेहरा बिल्कुल अजनबी था। हल्की सी छाया, चेहरे के कुछ बोलते नकूश, जैसे इससे मिलता जुलता चेहरा वो देख चुका हो। नकूश शनासा से थे। वो सोच झटकता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास गया और नरमी से पुकारा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? सानिया ने झटके से सर उठाया और नागवारी से उस शख्स को देखा जो उसके रोने में खलल डालने चला आया था। हरगिज नहीं, बुला के तीखे लहजे में कहकर वो दूसरी समत देखने लगी। क्या वो जानती नहीं थी कि अजनबियों पर भरोसा करना कैसे खुद मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है? जैसे हालात थे वो अकेली जरूर थी, लेकिन किसी मौके परस्त की भीड़ चढ़ने वाली नहीं थी। देखिए, मेरा मकसद आपको तंग करना या हरगिज नहीं है। ये हॉस्पिटल है और यकीनन आप अकेली हैं। ऐसे वक्त में किसी की हेल्प लेना बुरा नहीं, बल्कि ये आपके मरीज के लिए फायदा मंद होगा। खिजर के मुहज्जिब
और पुरअसर लहजे ने सानिया को उसकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया था। उसकी खामोशी महसूस करके खिजर गोया हुआ, आप प्लीज 2 मिनट बाहर आकर बात सुन लें, मैं वेट कर रहा हूँ। खिजर कहकर चला गया। सानिया को उसके पीछे जाना अजीब मालूम हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि खिजर वार्ड डोर के साथ राहदारी में खड़ा उसका इंतजार कर रहा है तो उसे उठना ही पड़ा। आप अकेली हैं? खिजर ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। सानिया ने इस बात में सर हिलाया था। आपके पेशेंट सीरियस लग रहे हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा रखें, वो इस हालत में लाने वाला है तो इस हालत से निकालने वाला भी है। खिजर की दिल को ढारस देती बात से मारे तशक्कुर के उसकी आंखें डबडबा गई थी। अब मुझे बताइए, आप तो बहुत कम उम्र लग रही हैं, ये सब कैसे देख रही हैं? आपको यहाँ क्या मसाइल दरपेश हैं? खिजर नरमी से पूछ रहा था। सानिया को समझ में नहीं आया कि वो किन किन मसाइल का तज़किरा करे। उन्हें मसला क्या है? खिजर ने उसकी खामोशी महसूस करके सवाल बदल दिया था। सानिया ने गला साफ किया। हेपाटाइटिस, टीबी वगैरह बता रहे हैं, उनका पीसीआर टेस्ट होना है। मैं हॉस्पिटल की लेबोरेटरी से करवाना नहीं चाह रही। रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद देते हैं, तब तक इंतजार नहीं हो सकता। सानिया को जो मालूमात हासिल हुई थी वो उसने खिजर के सामने दोहरा दी। प्राइवेट लैब से पीसीआर रिपोर्ट 4 दिनों में मिल जाती है। खिजर के कहने पर सानिया ने इस बात में सर हिलाया था। वो ये नहीं कह सकती थी कि उसकी रिपोर्ट की फीस बहुत ज्यादा थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस रिपोर्ट की फिक्र मत करें आप। खिजर ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली थी। सानिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे। इनका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है? खिजर ने उसे बोलने नहीं दिया था। कुछ इंजेक्शन्स पर एमएस के साइन करवाने हैं और ये लोग व्हीलचेयर नहीं देते बगैर शनाख्त के। टेस्ट कराने जाना है ना? सानिया की आवाज़ बिल्कुल मद्दम हो गई थी। ना जाने क्यों वो इस शख्स को बताने पर मजबूर हो गई थी। शायद इतने दिनों की ख्वारी ने उसे थका दिया था और वो दुरुस्त कह रहा था कि उसकी खामोशी करम इलाही को ठीक नहीं कर सकती थी। आप इसी शहर की हैं? खिजर को उस पर तरस आ रहा था। जी नहीं। सानिया ने नफी में सर हिलाया। हाँ, मिसले बहिश्त, मतलब एक गांव से आए हैं? वाकई? खिजर के चेहरे पर एकदम से हैरानी छा गई। मैं भी मिसले बहिश्त से हूँ। खिजर के बेसाख्ता बताने पर अब सानिया हैरान होकर रह गई। उसने सर से पांव तक एक्सरे करती निगाहों से खिजर का जायजा लिया। आंखों में बेयकीनी। ये शख्स यकीनन झूठ बोल रहा था। सानिया को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था।